चैप्टर नेम इज स्केलर एंड वेक्टर, और इसमें जो पहला हेडिंग पड़ेगा दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जस्ट पुट डाउन द हेडिंग फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट वन इज़ द स्केलर, सेकेंड वन इज़ द वेक्टर, एंड लास्ट वन इज़ द टेंसर, राइट। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में, जिसमें जो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में स्केलर एंड वेक्टर है। तो पहला हेडिंग तुम्हारा पड़ेगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या स्केलर क्वांटिटी डाल सकते हो। फर्स्ट हेडिंग इज स्केलर क्वांटिटी। और इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। इसका जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं दैट इज़ द डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से बहुत सारे तुम लिख सकते हो, राइट। दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? दीज आर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल सकते हैं हम लोग? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि सपोज करो कोई एक पर्सन था या कोई एक मैन था यहाँ पर, और इसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की इन ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया 5 मीटर, अगेन ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बता दो एंड डिस्प्लेसमेंट भी बता दो, ट्रेवल बाय द मैन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द मैन, तो कैसे निकालोगे? देखें, तो एक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअली में कितना चलता है? ए से बी जाता है एंड बी से सी जाता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी। और ये कितना हो गया? 5 + 5 मतलब 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, एंड मीटर इज़ द यूनिट। इसमें मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है। एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे पास में क्या था? ये फाइनल पोजीशन था। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर इनके बीच में ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लूँगा मैं? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √50, एंड √50 इज रिटन एज 5√2 मीटर। अब क्या यहाँ पर मुझे डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा को मैन किस डायरेक्शन में है? यस। तो यहाँ पर देख, एक यहाँ पर है, तो हमने ये अब पता होता है डायरेक्शन, ये तुम्हारा होता है ईस्ट, एंड दिस इज़ द वेस्ट, और इसको बोल दो नॉर्थ, एंड दिस इज़ योर साउथ, राइट। तो इसमें देखो, अगर इसको मैं एज अ ओरिजिन मानूँ तो ये हमारा नॉर्थ साइड हो गया, राइट, एंड दिस इज़ योर ईस्ट। तो मैन कहाँ पे है? यहाँ पर है, राइट। तो एक किस डायरेक्शन में है? इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 के अलावा कुछ और है तो हमें बताना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट है या ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट कब बोलोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कब बोलोगे, अगर एंगल कुछ और दिया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में तुम देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2, यूनिट क्या है? मीटर, एंड डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि वो किस डायरेक्शन में है।
सिमिलरली और भी एग्जांपल्स होते हैं, और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, राइट, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर क्या होता है? टेंसर मतलब होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यहीं पे लिख लेना, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नॉट फॉलो द वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एग्जांपल इसमें लिख सकते हो करंट, प्रेशर, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर जो करंट है वो हमारे लिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में तुमको दिया गया है टेंसर और उसमें करंट है ऑप्शन में, जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं कि करंट किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें टेंसर है देन यू विल मार्क टेंसर। अदरवाइज अगर स्केलर है, वेक्टर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर बोथ, या ओनली वेक्टर, तो उस सिचुएशन में ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कभी भी वेक्टर या टेंसर नहीं हो सकती, इसमें डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर टेंसर का मैं एग्जांपल लूँ करंट के लिए, तो देखो यहाँ पर सपोज कर यहाँ पर करंट आ रहा था 5 एम्पियर और यहाँ पर करंट आ रहा था 3 एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? 8 एम्पियर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो मैथ होता है मैंने वही यूज़ किया, यहाँ पे कोई भी वेक्टर यूज नहीं किया है। तो इसके लिए बोल सकता हूँ मैं करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट सिलेबस में नहीं है। इसके लिए किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर, राइट। नाउ पुट द नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो बेसिकली रिप्रेजेंट करने के एक तो हमारे पास में होता है सिंबॉलिक, और एक वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टोरियल फॉर्म में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि सपोज करो कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए, इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? एरो, राइट। या फिर और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे वेक्टर लिखो और इसके ऊपर बार लगा दो, ये भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। एनसीईआरटी बुक में देखोगे और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें वेक्टर को बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। अगर बोल्ड लेटर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट, और एरो या फिर बार नहीं लगाते हैं, ठीक। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास में वेक्टर के। नेक्स्ट है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो यही तुम्हारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको बोल दो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट वन इज जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इसमें, कि कभी कभी तुमने देखा होगा वेक्टर को, इसको ए बोल देना, सेकेंड वन, वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ऐसे कोई वेक्टर है, इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोला जाता है। एक टेल हो गया, दूसरा हेड हो गया, और जो इसकी लेंथ है इस वेक्टर की, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोला था? मैग्नीट्यूड। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो कि अगर मुझे ऐसा कोई बोले, एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे इसको? एक 5 मीटर की लंबी लाइन खींच दो और इसको बोल दो कि ये 5 मीटर है। तो ये क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 5 मीटर, और ये जो एरो है ये बता रहा है ईस्ट डायरेक्शन को। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, राइट है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारे पास में
एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जस्ट पुट डाउन द हेडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और तो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा लाई करता है 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि अपने को समझ आए कि क्या होता है, कैसे मार्क करोगे दो वेक्टर के बीच में एंगल। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुम्हारे पास में कोई वेक्टर था ए, ऐसे वेक्टर एक पड़ा हुआ था और ये हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना रहा था, लेट्स कॉल 30 डिग्री। और दूसरा एक वेक्टर है वेक्टर बी जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। अब तुमसे अगर इसमें पूछा जाए फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देख सबसे जो बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, तुम हमेशा इस तरह से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बना लो और एक नोट लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर तुम्हें दिख रहा है वेक्टर ए, ये इसका टेल है, राइट, और ये इसका हेड है। तो टेल को क्या करना है तुमको, टेल को ले आकर के ओरिजिन पे रखना है, राइट, पुट टेल एट द ओरिजिन। और वेक्टर को इसको पैरेलली शिफ्ट करो, ये वेक्टर जैसे है इसको ऐसे ले आकर के यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर ए, राइट। सिमिलरली जो वेक्टर बी का टेल है इसको पैरेलली शिफ्ट करो, जैसे वेक्टर है ऐसे यहाँ से इसको उठाओ और ले आकर के यहाँ पर रख दो। सो दिस इज द वेक्टर बी। अब देख वेक्टर ए हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री, राइट। दिस इज द, काफ़ी आसान है। जो भी हम लोग मार्क करते हैं वेक्टर वो पॉजिटिव के बीच मार्क करते हैं, जैसे ये, तो यही मार्क करोगे, ये एंगल मार्क नहीं किया जाता है, ये एंगल मार्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंगल कौन सा मार्क करोगे, दिस। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। सपोज करो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए मान लिया मैंने वेक्टर ए और ये तुम्हारे पास में है दूसरा वेक्टर बी एंड दिस एंगल इज़ 120 डिग्री, ठीक ना। इसमें तुमको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर को हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली। पहले तो तुम क्या करोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करोगे, राइट, ये हमारा ओरिजिन होता है। और फिर वेक्टर के टेल्स को पैरेलली शिफ्ट करना है, जो वेक्टर ए है इसका टेल ये है, तो इसको ले आकर के यहाँ पर रखो, दिस इज द वेक्टर ए। और वेक्टर बी का टेल देखिए है, तो वेक्टर बी को ऐसे रखो यहाँ पर, दिस इज द वेक्टर बी। एंड दिस एंगल, ये एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो, वेक्टर ए ये एंगल दिया हुआ है तुमको 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है दिस एंगल विल बिकम 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पर 60 डिग्री। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक वेक्टर ए है एंड दिस इज द वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया तुम्हारा एंड दिस एंगल इज लेट्स कॉल 120 डिग्री। अगेन बताना तुमको फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसको ऐसे करो। यहाँ पर अब वेक्टर ए का टेल ये है, तो वेक्टर ए को यहाँ से लेके आके यहाँ पर शिफ्ट कर दो ऐसे, और वेक्टर बी का टेल ये है, तो इसको ऐसे शिफ्ट करूँगा, दिस इज द वेक्टर बी। और एंगल 120 डिग्री कौन सा था, ये देखो, इसको ऐसे बढ़ाओ, तो ये एंगल मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल वाज 120 डिग्री, राइट। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री था तो इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे और भी एंगल्स चाहिए होंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, इस एंगल को बोल दे दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। तो एंड फिर निकल सकता है, ये एंगल बता सकते हैं क्या 120, और अगर 180 में से सपोज करो कि मैं 180 माइनस 120 करूँ तो कितना आ जाएगा 0, 60। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री, हाँ तो ठीक है, तो 120 डिग्री आ जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से बोल सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, राइट है। चेक कर लेना, करेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और करते हैं इस पे। मान ली वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर बी, और इसको मैं बोल देता हूँ ये वेक्टर सी है, एंड दिस इज द वेक्टर डी। इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, और इस एंगल को मैं ले लेता हूँ लेट्स कॉल 30 डिग्री। इसमें तुमको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी, बी एंड सी के बीच में, सी एंड डी के बीच में, मतलब किसी के भी बीच में एंगल पूछें तो कितना होगा। वेक्टर को मैंने क्या बताया, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो आप। तो वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करना है तो उसके लिए पहले तो ओरिजिन मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लो ऐसे, राइट। अब जो टेल है वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए ये है ना, इसका टेल ये है, तो इसको ले आकर के यहाँ पर रखो और इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो ऐसे, दिस इज द वेक्टर ए। सिमिलरली देख वेक्टर बी का टेल ये है, तो वेक्टर बी को यहाँ पर लाओ और ऐसे रख दो, सो दिस इज योर वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल दिख रहा है 90 डिग्री है। वेक्टर सी का टेल ये है, तो वेक्टर सी को ऐसे रखो, ये हो गया वेक्टर सी। और देख वेक्टर सी वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। वेक्टर सी मार्क कर दिया। वेक्टर डी देखो ऐसे है, तो इसके टेल को यहाँ पर रखो और दिस इज योर वेक्टर डी, ठीक है ना। और ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये तुम बोल सकते हो 60 डिग्री हो गया, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं सबके बीच में एंगल बता सकता हूँ कि वेक्टर ए और सी के बीच में कितना हो गया 30 डिग्री, बी एंड सी के बीच में कितना हो गया 60 डिग्री, एंड ए एंड डी 60। सिमिलरली बी एंड डी के बीच में तुम निकाल सकते हो 60 + 30 + 60, राइट। या वेक्टर सी एंड वेक्टर डी के बीच में निकाल सकते हैं हम लोग 60 + 30 विच इज़ 90 डिग्री। दिस इज क्लियर, सबके बीच में एंगल बता सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, पुट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। देख इसमें जो पहली हेडिंग पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में, दैट इज द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में इसमें लिख लेना 2 or more वेक्टर आर कोलिनियर इफ दे आर लाई along द सेम लाइन, राइट। तो सपोज करो कोई वेक्टर ए है हमारे पास में ऐसे, और यहाँ पर एक कोई वेक्टर बी है, सिमिलरली यहाँ पर कोई वेक्टर सी है। तो ये देखो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। तो मैंने क्या डेफिनेशन बोला था इसका, 2 or more वेक्टर आर कोलिनियर इफ दे आर लाई अलोंग द सेम लाइन। अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी पैरेलल वेक्टर। सेकेंड वन इज द पैरेलल वेक्टर। या इसको एक और नाम देते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर भी बोला जाता है, पैरेलल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन है तो उससे ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये देखो अलोंग द सेम डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में है, और अगर इनके बीच में एंगल तुम देखोगे 0 डिग्री बनेगा, राइट। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है, पैरेलल वेक्टर। जैसे कि मैंने ओरिजिन पे मार्क करने के लिए बोला था, अगर इसको मार्क करो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वेक्टर ए हुआ। सिमिलरली यहीं पे तुम्हारा वेक्टर बी भी आएगा, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो वेक्टर ए अगर पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं इसको। तो ध्यान रहे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन अलग हैं, अपोजिट हैं, जैसे सपोज करो कि लेट्स कॉल वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास में वेक्टर बी। इफ़ दो वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको देखो, ये देख वेक्टर ए ऐसे है, अगर मैं इसको ओरिजिन ट्रीट करूँ तो वेक्टर बी तुम्हारा ऐसे है, राइट। तो एंगल कितना बना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझता है हमें, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज द कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलोगे,
इसमें इसका डेफिनेशन लिखना, 2 or more vector are said to be coplanar, 2 or more vector are said to be coplanar when they are lie in the same plane, when they are lie in the same plane। एक नोट और इसमें पुट कर देना, 2 vector are always coplanar, 2 vector are always coplanar। इसको 3D में समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मान लो कि दो वेक्टर मैंने बोला कि वो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। मान लो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, तो किसी भी प्लेन में बनाओ कि दो वेक्टर एक ही प्लेन में कट करेंगे कैसे भी हो, मतलब ठीक ना। और एक थर्ड वेक्टर जो वेक्टर जेड होगा, मान लिया वेक्टर सी, तो इसमें बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर। सिमिलरली वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए आर कोप्लेनर। देख जैसे कि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को अगर तुम देखोगे तो ये वाई एंड जेड प्लेन में है, ठीक ना। अगर इसको एक्स एक्सिस बोलूँ तो वेक्टर सी एंड वेक्टर ए किस में है, ये आर दे आर इन द एक्स जेड प्लेन में है, और वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आर इन एक्स वाई प्लेन। तो दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। और अगर दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स को कोप्लेनर बोलना है तो सपोज करो कि एक कोई वेक्टर ए है, एक्स वाई प्लेन में है, लेट्स कॉल दिस इज द वेक्टर बी, ए भी एक्स वाई प्लेन में है, लेट्स कॉल वेक्टर सी, ए भी एक्स वाई प्लेन में है, लेट्स कॉल वेक्टर डी, ए भी एक्स वाई प्लेन में है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर इन सेम प्लेन, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर। सपोज करो अगर वेक्टर डी यहाँ पर जेड डायरेक्शन में होता तो मैं क्या बोलता कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, बट वेक्टर डी आर नॉट कोप्लेनर, ठीक ना, ए बी सी के साथ में। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट शेडिंग पड़ेगी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, मान लो कि हमारे पास में दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए एंड दूसरा है वेक्टर बी, ठीक है ना। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव द सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इनके सेम डायरेक्शन होंगे ए और बी के एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, एंड मैग्नीट्यूड आर आल्सो सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। एक एग्जांपल लेकर के समझता हूँ मैं। जैसे सपोज करो कि तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड v2 तुमको दिया हुआ है लेट्स कॉल 10/2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन दिया हुआ है तुमको लेट्स कॉल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर v1 एंड v2 आर इक्वल वेक्टर, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, राइट। बट एक का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक नोट जरूर लिखना, टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इक्वल ओनली इफ दियर यूनिट्स आर सेम। यहाँ पर अगर यूनिट सेम नहीं है तो दो फिजिकल क्वांटिटी को कभी हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर कौन होगा, v1 एंड v2 नॉट a, राइट, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो डिफरेंट है। ये क्लियर है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, आई थिंक ये 4th पॉइंट होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से तुम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, मैंने मान लिया कोई स्केलर है लेमडा और वेक्टर क्वांटिटी को मैं ले लेता हूँ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो केसेस बना सकता हूँ मैं। पहला केस क्या लिख सकता हूँ, केस 1। केस 1 ये है कि सपोज करो कि अगर लेमडा तुम्हारा पॉजिटिव है, इफ लेमडा इज पॉजिटिव, अगर लेमडा पॉजिटिव स्केलर है और किसी पॉजिटिव स्केलर को किसी तुम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, सपोज करो कि मेरे पास में कोई वेक्टर आर है जिसका रिजल्टेंट, और इसको मैं बोलूँ लेमडा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन सपोज कर ऐसे था, दिस इज द वेक्टर ए, और इसमें तुमने एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये टर्म अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि लेमडा पॉजिटिव है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो जो वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, लेमडा वेक्टर ए, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज करो
कि लेमडा की वैल्यू मान लो 2 दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है, राइट। और वेक्टर ए ऐसे है, और जो वेक्टर आर होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए, लेमडा इंटू वेक्टर ए किया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे, दिस इज द लेमडा वेक्टर ए विच इज़ द 2 टाइम्स वेक्टर ए, और इसी को क्या बोला मैंने, वेक्टर आर, राइट। ये सेम डायरेक्शन में होंगे, क्लियर है। सिमिलरली केस 2 में क्या बोल सकता हूँ मैं, ये काफ़ी इजी है। अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ लेमडा इज़ नेगेटिव, अगर लेमडा तुम्हारा नेगेटिव है और मान लो कि तुम्हारे पास में वेक्टर ए था एंड इसका रिजल्टेंट जो है वो आएगा लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, लेमडा नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट किया, मतलब कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो अगर ऐसे थी तो जो रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो चुका है, राइट। और इसका भी एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे कि सपोज करो वेक्टर ए ऐसे था एंड लेमडा इक्वल टू मान लो -1 है, -1 है, तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स वेक्टर ए, लेमडा की वैल्यू 1 थी, तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, दिस इज द वेक्टर ए। जब भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं वेक्टर में, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारे पास में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें लिख देना, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 और यूनिट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर किसी से 1 से तुम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। सपोज करो अगर कोई वेक्टर है ए, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए, इसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, राइट। अगर इसका यूनिट 1 होता है यूनिट वेक्टर का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि वेक्टर ए था और इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए, सपोज करो वेक्टर ए का यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ ए, और इसमें अगर तुम एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या बताएगा, जस्ट डायरेक्शन बताएगा वेक्टर ए का। तो यहाँ से ए कैप क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। इसको बोलते हैं मॉड, और इसका यूज होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इसको और समझते हैं, जैसे कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज़ योर जेड एक्सिस, और इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज़ द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ए नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ योर नेगेटिव जेड एक्सिस। अच्छा, एक चीज़ और, यूनिट वेक्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम। जैसे सपोज करो कि अभी जब मैं वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा था तो उसमें बोल रहा था ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना हमारे लिए इतना ईजी नहीं होगा। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर्स में 3 टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। एक तो होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप का यूज एक्स एक्सिस करते हैं, जे कैप का यूज वाई एक्सिस के लिए किया जाता है, एंड के कैप का यूज जेड एक्सिस के लिए किया जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो अगर आई कैप दिखाना है तो आई कैप का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट इन एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा 1 यूनिट होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, जे कैप, ये भी 1 यूनिट होगा, एंड जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, के कैप, ठीक। नेक्स्ट, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में हो तो इसको बोलते हैं माइनस आई कैप, निगेटिव जेड एक्सिस को बोलते हैं माइनस जे कैप, एंड नेगेटिव जेड एक्सिस को बोल दिया जाता है माइनस के कैप। करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई कैप का क्या मतलब हुआ, आई कैप को लिख सकते हो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा है माइनस आई कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड माइनस जे कैप मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड के कैप को मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, एंड माइनस के कैप लिख सकता हूँ मैं यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट। तो एक नोट करके लिख देना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारे पास में नल वेक्टर, NUL, नल वेक्टर, और इसमें लिख देना इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर क्या होता है, इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड and its direction is not defined, and its direction is not defined. It is represented like a circle of zero radius, right। अब सपोज करो इसमें मान लो हमारे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर A, और इसमें मैं सेम वेक्टर ऐड कर रहा हूँ बट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। एक चीज़ हमें ये पता होता है कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो वेक्टर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर इनको तुम ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो ये जीरो मिल गया, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू मैथ ये जीरो मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया कि जो हमारी जो हमने वेक्टर्स बनाया था, जो वेक्टर अलजेब्रा बनाया था, उसमें ये बोला था स्टार्ट में कि अगर दो वेक्टर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर जीरो मिल गया। मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा जो वेक्टर अलजेब्रा था वो फेल हो गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे और डिसाइड किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पर जो जीरो मिल रहा है इसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको बोलेंगे नल वेक्टर, और इस जीरो की नल वेक्टर बोला जाता है। इसके ऊपर इस तरह से एक वेक्टर लगा दो, ठीक है ना। इससे ही हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा था वो वेरीफाई हो गया कि हाँ सब कुछ ठीक है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर एक नया नाम दिया गया नल वेक्टर, ठीक है ना, या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर किसके ऊपर लगा दिया जाता है, इस जीरो के ऊपर। क्लियर है ये नल वेक्टर, ओके। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, सपोज करो कि दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर इसको ऐड करना है तो मैंने मान लिया इसका रिजल्टेंट है वेक्टर R। वेक्टर R को क्या बोलते हैं, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर मैं ऐसा मान लूँ कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B लेट्स कॉल थीटा है, तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ या फिर वेक्टर एनालिटिकल मेथड, राइट। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो तुम्हारी पड़ेगी पैरेललोग्राम लॉ। और वेक्टर एनालिटिकल मेथड भी डाल सकते हो तुम, एनालिटिकल लॉ भी बोलते हैं। तो इसको समझो बहुत ध्यान से। जैसे कि मान ले मेरे पास में कोई एक वेक्टर है A और कोई वेक्टर है यहाँ पर, लेट्स कॉल दिस इज द वेक्टर B, एंड वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का जो एंगल है लेट्स कॉल थीटा। अब यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। इसको स्मॉल मान लो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको वेक्टर B बोल दो और इसको स्मॉल ले लो वेक्टर A, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर B, राइट। और ये है वेक्टर A और इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये है। रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। सो दिस इज़ द वेक्टर R, और वेक्टर R को क्या लिख सकते हो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। इसको बोल दो P, Q
आर एंड दिस इज़ योर एस, एंड मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, दिस इज़ परपेंडिकुलर, और इसको टी बोल देता हूँ, टी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए से एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हमें लिख लेना चाहिए। थीटा क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। एंड व्हाट इज़ द अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ द direction of alpha is the direction of resultant vector r, ऐसे लिख दो, राइट। बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। इसको मैं x मानता हूँ, इतने डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, ओके। अब मुझे ज़रा ये बताओ, इन ट्रायंगल एस आर टी, ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इन ट्रायंगल एस आर टी में मुझे साइन थीटा लिखा सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर y, एंड हाइपोटेन्यूज है v। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो y इक्वल टू बी साइन थीटा, राइट। तो ये y निकाल लिया मैंने। सिमिलरली कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ मैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? x बाई बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी तुमको b कॉस थीटा। इन सेम ट्रायंगल में लिखा है मैंने, ये ठीक है। अब एक चीज़ समझो, तुम ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी आर टी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। अगर इस ट्रायंगल को देखो तो मैं इस ट्रायंगल को ये बोल सकता हूँ कि पी टी कितना है तुम्हारे पास में। देख, ये पी एस था ए, एंड ये था ए, प्लस एक्स कितना मिला है तुमको? बी कॉस थीटा। ये हो गया बी कॉस थीटा, इतना, ये डिस्टेंस, राइट है। एंड वाई इज बी साइन थीटा। वाई कितना है? बी साइन थीटा, ठीक। तो यूज कर लो पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा मैं इसमें, इन ट्रायंगल पी आर टी में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, राइट। पी आर कितना हमारे पास में? दिस इज द आर, तो इसको लिख दो आर स्क्वायर, वेक्टर लगेगा इसके ऊपर, ऐसे मैग्नीट्यूड है ये, इक्वल टू पी टी लिख सकते हो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड आर टी इज बी साइन थीटा, और फिर इसका स्क्वायर। क्लियर? बस इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करो, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। और इसको लिख सकते हैं अपन बी साइन थीटा को बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देख, यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस यहाँ पर क्या है? 2ab कॉस थीटा। इसको मैंने क्या लिख दिया? 2ab कॉस थीटा। अब मुझे ये पता होता है कि ये जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। सो मैं लिख सकता हूँ इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। ये था आर स्क्वायर। अगर तुम मैग्नीट्यूड में लिखते हो उसको, स्क्वायर को इधर पे लेकर के जाऊँ मैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट मिलता है हमें, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ओके। यहाँ से मैं कुछ केसेस बना सकता हूँ, जैसे देखो केस 1। केस 1 क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए। थीटा क्या बोला था मैंने? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
अगर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है तो मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए ऐसे होगा और ये तुम्हारा वेक्टर बी होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो इसके लिए इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पर कॉस, एक चीज़ और, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर यहाँ पर 1 डालोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इसका रूट, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर इसका रूट, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला तुमको, a प्लस बी, इसको बोलते हैं आर मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, राइट। सिमिलरली सेकेंड केस क्या लिख सकता हूँ मैं, केस 2, अगर ये बोलूँ मैं इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि अगर वेक्टर ए ऐसे होगा तो वेक्टर बी हमारा इस तरह से हो जाएगा और इनके बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री, राइट। एंड कॉस 180 कितना देता है तुमको, कॉस 180 होता है -1। अब यहाँ पर कॉस 180 की वैल्यू इसको पुट कर दो -1, तो जो आर मिलेगा वो तुम्हें मिनिमम मिलता है, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा -2ab का रूट, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको a माइनस बी, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट। एक कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। एक और केस बना सकता हूँ मैं, केस 3, और यहाँ पे बोलूँ मैं इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि अगर वेक्टर ए ऐसे होगा तो वेक्टर बी हमारा इस तरह से होगा और इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, राइट। तो कॉस 90 कितना देता है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देना रिजल्टेंट वेक्टर इस सिचुएशन में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है। इसमें एक और चीज़ निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, मतलब अल्फा निकालना है। तो इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PRT में tan अल्फा लिख सकते हो, तो यहाँ पर हेडिंग पुट कर देना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो tan अल्फा मैं लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल में, देखो y की वैल्यू कितनी, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, सो इट इज़ रिटन एज b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, या फिर इसको अल्फा ऐसे भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इसको मैथ में पढ़ोगे तो इसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। बाकी जो मैथ आता है उससे काम हो जाएगा, tan इनवर्स से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट मिल जाता है अपने को, आई थिंक ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चंस कर रहे अपन, जैसे सपोज करो कि तुमको यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 10 यूनिट एंड दिस इज द वेक्टर बी which is given you, let's call this is also 10 unit and this angle is 37 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 37 डिग्री दिया है। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड आल्सो फाइंड अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और आर के बीच का जो एंगल होगा, ठीक ना, या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की जो डायरेक्शन होगी ये है, दिस इज द वेक्टर आर, राइट। तो वेक्टर आर कैसे लिख सकते हो तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, बी इज आल्सो 10, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा कितना है 37 डिग्री, तो कॉस 37 कितना देता है अपने को 4/5, तो हो जाएगा 4/5 और फिर इसका रूट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और ये भी 100 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, राइट। तो ये 160, तो हो जाएगा 160। अब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा तुम्हारा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर कुछ गड़बड़ हो तो।
सिमिलरली tan अल्फ़ा भी मैं लिख सकता हूँ। tan अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, ये एंगल, ये अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा क्या लिखा था मैंने अभी वहाँ पर फार्मूले में, यहाँ पर देखो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सो जस्ट पुट द वैल्यू, पहले फार्मूला लिखो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी पुट करनी है तुमको, 10 साइन 37 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 37। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारी tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। अगर उसका वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स जितना भी आएगा वो लिख देंगे। क्लियर है ये।